तो स्टूडेंट आज हम देखने लगे हैं, चूँकि ग्राफिकल मेथड को हल करने के हमने 4 मेथड पढ़े। एक होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हल करने के 4 मेथड हैं। 4 मेथड में से एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप याद रखें कि इससे प्रीवियस जो आपने पढ़ा है ना, वो ये पढ़ा है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं वो होती क्या हैं। फिर आपने ये पढ़ा कि उसको हल करने के 4 तरीके हैं, जिनमें से एक था ग्राफिकल मेथड, आपने देख लिया। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाकी भी आगे हम डिस्कस करते हैं। इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसके स्टेप्स होते हैं सब्स्टिट्यूशन के। पहले स्टेप में आप करते हैं सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल, यानी कि किसी एक को हल करते हैं। यानी कि पहली इक्वेशन में से एक्स या वाई की कीमत निकालते हैं, निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। नाउ सॉल्व द रिमेनिंग वेरिएबल, और उनको रिमेनिंग वेरिएबल के लिए हल कर देते हैं। चौथे स्टेप में हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम स्टेप 2 इनटू द इक्वेशन रिटन इन स्टेप 1 एंड सॉल्व बाय रिमेनिंग वेरिएबल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको जब दो इक्वेशनें दी हुई हों, पहली इक्वेशन में से एक्स की कीमत निकालो, वो वैल्यू लेके दूसरी में पुट करो, दूसरी में से y की वैल्यू निकल आएगी। जब y की वैल्यू निकल आए तो वो दोबारा पहली में पुट करके वहाँ से x की निकाल लो। तो ये जो है ना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पहली में से x की वैल्यू निकालें या y की निकालें, आपको जो आसान लगती है वो निकाल लें और दूसरी में पुट करें। अब हमारे पास है, यहाँ पे हम देखने लगे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और x प्लस वाई इक्वल टू -5। अब ये दो हमें इक्वेशनें दी हुई हैं। अब हम पहली जो इक्वेशन है उसमें से x की पहली जो वाली जो इक्वेशन है उसको, और दूसरी पहली इक्वेशन में से x की कीमत निकाल लेते हैं। यानी या तो पहली में से y की वैल्यू निकली हुई है, ये y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं तो वहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाती है। जब ये -4 उठा के आप पहली या दूसरी किसी एक में पुट कर दें तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल आएगी। कौन सी वैल्यू आ जाएगी? एक्स की आप पहले निकाल चुके हैं, y की वैल्यू भी निकल आएगी। तो इस तरीके कार को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि देखिए इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी दी हुई है y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। अब आपने पहले स्टेप में किया सॉल्व एन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। स्टेप 1 में आपने वन वेरिएबल के लिए हल किया, यानी दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स पहले ही वन वेरिएबल में हल है। सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टेप 2 में, और फिर स्टेप 3 में सॉल्व द इक्वेशन, और ये सामने आपके इसके स्टेप्स भी हल हैं। अब पहले स्टेप में हमने क्या किया कि जो y की कीमत होती है वो जाके ऊपर नीचे वाले y की कीमत ऊपर वाले y की जगह पुट कर ली। जब पुट करेंगे वहाँ से x की कीमत निकल आती है। जब x की कीमत निकल जाती है स्टूडेंट, तो आप x की वैल्यू दोबारा से दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और वहाँ से y की वैल्यू भी निकल आती है। यहाँ पे देखिए स्टेप 5 में चेक भी किया गया है। चेक करने का तरीका होता है, जब x y की कीमतें निकल आती है तो ऊपर जो दी हुई सवाल में इक्वेशंस होती हैं उनकी जगह रख के देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। अगर आ रही हो तो आपका सोल्यूशन सही होता है। तो उसके बाद है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हम एक वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब ये होता है कि जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में से अगर किसी चीज़ की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट की है, तो जब दूसरी में से एक का जवाब आ जाता है तो वो जवाब दोबारा पिछली में पुट करने को बैक सब्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है, जो कि आपको हल करना आता है, लेकिन ये खाली नाम स्टूडेंट्स को याद नहीं होते। अब यहाँ पे आप देखिए सब्स्टिट्यूशन के तरीके से हम एक और पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, वो है सॉल्व द यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में ये हम तरीका। तो जो ये था मेथड है सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे थे, यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं। उसका तरीक़ाकार ये है, जैसे देखें ये दो इक्वेशनें दी हुई हैं। अब दोनों का x और y का कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि x के कोफिशिएंट के साथ जैसे 4 मल्टीप्लाई, पहले वाली के साथ 4 मल्टीप्लाई कर लें, दूसरी के साथ 3, तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो पैटर्न होता है, यानी आप ये करते हैं कि इक्वेशन को इजी बनाने के लिए आप ये कर लेते हैं कि जो चीज़ कॉमन आ रही है या कुछ भी है उसकी कटिंग करके उसको हल करते हैं। ओके, इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे सॉल्व द सिस्टम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। होप सो आप सब्स्टिट्यूशन समझ चुके हैं। इस स्टेप को देख लें, पहले में से आप एक्स की कीमत निकाल लें, वो जाके दूसरे में पुट कर दें, हल करें, तो फिर वहाँ से वाई की वैल्यू निकल आएगी। अब वाई की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करें तो वहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इतना जानते हैं, 9th 8th क्लास का मैथ आपको आता ही होगा कि आप कैसे ये पुट करते हैं। यहाँ आके हमारे सीखने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को नाम क्या देते हैं, आपको इनके नाम पता हों कि क्या करना होता है, ये इस मेथड का क्या नाम है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, उसके बाद है सॉल्व द सिस्टम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमें ऐसा अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है सॉल्व द सिस्टम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो हमेशा याद रखें कि आपने एक से कीमत निकालनी है, दूसरे में पुट करनी है। इस प्रोसेस को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे हम डिसेंडिंग वेदर एन आर्डर पेयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम, यानी कि कोई आर्डर पेयर का सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सपोज़ के
मैं आपको खुद ही सवाल दे देता हूँ एक, और क्वेश्चन दे के मैं कहता हूँ कि चेक करो कि -4 क्या इसका सोल्यूशन है, या बी पॉइंट है 3 - 12 इसका सोल्यूशन है। तो अब आप ये करते हैं कि अगर आप क्या करते हैं कि जो पॉइंट होते हैं, जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स की जगह पुट कर देते हैं, दूसरा पॉइंट वाई की जगह। तो अगर वो उसको दोनों साइडें इक्वल आ जाएँ तो हम कहते हैं ये इसका सोल्यूशन है। अगर दोनों साइडें, जैसे यहाँ इन दोनों एग्जाम्पलों में आप देख रहे हैं, यानी दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, एक ए और एक बी। आपने ए को ऊपर जाके पुट किया तो दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं, लेकिन बी को पुट करने से इक्वल नहीं आई हैं, इसलिए बी वाला जो है वो सोल्यूशन नहीं है और ए वाला जो पेयर है वो सोल्यूशन है। उसके बाद है, अभी तक हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सवाल हल किया गया है। आप वीडियो को यहाँ रोक के इसको नोट कर सकते हैं कि कैसे हल किया है। ज़रूरी नहीं है आप इसी को फॉलो करें, आपको तरीका पता है। आप चूँकि 9th या 10th क्लास में आपने ये किए हैं, फर्स्ट ईयर में किए हैं, सेकेंड ईयर में किए हैं, इससे प्रीवियस भी आप डेली लाइफ में ये क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन ये इतना ज़रूर है यहाँ पे आपको आइंदा पता हो कि दिस इज़ कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाद आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमें दिया गया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अगर आपको ऐसी इक्वेशन दी हुई हो जिसमें वेरिएबल की तादाद दो हो, जैसे इन सवालों में ए और बी के अंदर दो दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है एक्स प्लस वाई और दूसरा है टू एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स और वाई दोनों जो हैं ये दो वेरिएबल कहलाते हैं। अब हमारे पास है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर के अंदर आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा है, कॉमन सोल्यूशन नज़र आ रहा है इस पॉइंट का। तो दोनों के सोल्यूशन नज़र आ रहे हैं, एक का सोल्यूशन 3 2 है और दूसरे का सोल्यूशन -3 और 1 है। क्यों इनको सोल्यूशन कहा जाता है? क्योंकि वो पॉइंट जिसके ऊपर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं उसको सोल्यूशन कहा जाता है। आपको क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ड्रा दिस ग्राफ। तो ये ग्राफिकल मैथड से ड्रा किए गए हैं। ग्राफिकल मैथड आपको अभी अगर नहीं भी आता तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आके इन्हीं लेक्चर सीरीज़ में आपको वो भी सिखाऊँगा। बहरहाल आपको कुछ पॉइंट्स आपको अभी पता हों। अब यहाँ पे है, यहाँ हम आगे ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉल्विंग लीनियर सिस्टम बाय ग्राफिंग। ग्राफिक से हम जब हल करते हैं, यानी हमने पीछे पढ़ा था, तो आपने देखा है कि आपको पता कैसे चलता है कि ये यूनिक सोल्यूशन है, यानी कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। अब स्टूडेंट इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो जहन में रखिएगा। 3 पॉइंट हैं इसके। पहला है द टू ग्राफ ऑफ इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, the coordinate given the solution of system. In this case the solution is consistent and the equation are इंडिपेंडेंट पूछी जाती है, यानी स्टूडेंट से पूछा जाता है कंसिस्टेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। ये पूछा जाता है स्टूडेंट जो है ना, यानी कि यानी स्टेटमेंट की स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर दो ग्राफ जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हों एट अ स्टेट सिंगल पॉइंट, अगर वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे अगर मिल रहे हों तो फिर हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है और इसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है। नंबर 2 पे जो पॉइंट है, द ग्राफ आर पैरेलल होंगे, स्लोप आर इक्वल, इन द केस द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। याद रखना कि अगर ग्राफ पैरेलल हो तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, और इनकंसिस्टेंट को कहते होते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो ज़ीरो और नल सोल्यूशन है, यानी कि इसका मतलब होता है इसका नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन को नल सोल्यूशन भी कहा जाता है, ज़ीरो भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है द ग्राफ दैट आर सेम लाइन, स्लोप ऑफ वाई इंटरसेप्ट आर द सेम, इन दिस केस द इक्वेशन आर डिपेंडेंट एंड सोल्यूशन सेट इज़ इनफाइनाइट सेट। ये सोल्यूशन जो है, जो लास्ट केस होता है उसको डिपेंडेंट कहा जाता है। इसमें पहचान ये होती है कि जो दोनों की स्लोप होती है वाई और इनकी ये सेम होती है, और इनका जो इंटरसेप्ट है वो भी सेम होता है, और ये इसके साथ डिपेंडेंट का आपको पता हो। यानी अगर कंसिस्टेंट हो तो वो इंडिपेंडेंट होता है इनका, और ये भी कंसिस्टेंट ही देगा आपको, लेकिन इसमें इन दैट केस आप इसे डिपेंडेंट का नाम देंगे, यानी पॉइंट नंबर 3। तो इसके बाद जो है स्टूडेंट यहाँ हम देखने लगे हैं सॉल्विंग लीनियर सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चूँकि आपने पीछे पढ़ा है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, तीसरे, चौथे और पाँचवें में, जो टोटल 5 स्टेप होते हैं, यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं। आप इन्हें शायद गलती 5वां स्टेप की जगह 6 लिखा हुआ है। पहले स्टेप में इक्वेशनों को गौर से देखें, देखने के बाद किसी एक इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकालें। जब वो निकल आती है तो फिर आप ये कर लिया करें कि जब वो निकल जाए तो उस वैल्यू को दूसरी में पुट करें, दूसरी में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, वो फिर दोबारा पहली में पुट करें। जब हम पुट करें तो आपको वेरिएबल के आंसर आ जाते हैं, उन आंसर को चेक करने के लिए दोबारा इक्वेशन में पुट करेंगे क्या आपके जवाब सही हैंगे या नहीं। तो फिर अगर पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो इसका मतलब है आपने ठीक क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास है सॉल्विंग लीनियर सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको एक स्टेप दिखाया गया है, आप इस वीडियो को यहाँ रोक के आप देख सकते हैं हाउ टू सॉल्व दिस वन। क्योंकि मैं नहीं समझा कि मैं आपके से ये डिस्कस करूँगा ये कैसे हल हुए हैं, क्योंकि आप इतना जानते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास है सॉल्विंग लीनियर सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हमने एग्जांपल नंबर 7 कर रहे हैं। और अब यहाँ आपका टर्न है कि ये सवाल लें और यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालें। ये भी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करें। उसके बाद आपने क्या करना है इसमें, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं डेसिमल फॉर्म में दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है। सिस्टम विदाउट अ सिंगल पॉइंट सोल्यूशन, यहाँ पे हमें रूल ऑफ स्पेशल केसेस जो हैं ये 2 केस हुए। व्हेन सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इफ द identity is obtained such that 0 is equal to 0, then the system has an infinite number of solutions. The solution are dependent and since a solution exists the system is consistent. उसके बाद जो दूसरा वाला पॉइंट है, जैसे 0 इक्वल टू 7 इस तरह का आ जाए तो वो नो सोल्यूशन होता है और सिस्टम को कहते हैं इनकन्सिस्टेंट। यानी कि अगर सोल्यूशन निकल रहा है तो उसको कंसिस्टेंट कहा जाता है, नहीं निकल रहा तो इनकन्सिस्टेंट। आगे जाके ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आपसे पूछा जाता है इनकन्सिस्टेंट सिस्टम हाउ कैन यू टेल, आप कैसे बता सकते हैं कि सवाल जो है वो इनकन्सिस्टेंट है। नीचे जगह दी गई है कि इसको यहाँ सॉल्व करें। आप स्टूडेंट आपको कैसे पता कि कंसिस्टेंट है इनकन्सिस्टेंट है, आप क्या करें इन दोनों इक्वेशनों को आपस में ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करें तो इधर y भी कट जाएगा उधर x भी कट जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 3 आ जाए तो आप कहते हैं ये इनकन्सिस्टेंट है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, y से कट जाएगा, 3x से कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो 7 बचेगा। अब 0 इज इक्वल टू 7 किसी काम का नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आप बताएं कि ये ए डिपेंडेंट सिस्टम एज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ये डिपेंडेंट सिस्टम है और इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। अच्छा, ये डिपेंडेंट है क्यों? क्योंकि इसमें देखें और नीचे वाली वैल्यू में से अगर आप यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो ये टू द पॉइंट इक्वेशन 1 और 2 सेम हो जाती है। यानी इक्वेशन 1 और 2 जो हैं ये बिल्कुल टू द पॉइंट सेम है। अगर हम इनमें से बल्कि -4 कॉमन ले लें तो ऊपर और नीचे वाली इक्वेशन चूँकि सेम हो जाती है, इसलिए इसमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास है स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है यहाँ तक कि इस स्लाइड का एंड है हमारे पास। थैंक यू वेरी मच।